हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बेटा क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते क्या हैं? अब बच्चे देखो, तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज जो कि हम नेचर से डिराइव करते हैं और वो ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट इतना ही काफी नहीं है। रिसोर्स को रिसोर्स बनने में बेटा 3 थिंग्स हैव बीन एडेड टू इट। वो फर्स्ट थिंग है बच्चे, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल। सपोज करो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उस रिसोर्स को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो वो रिसोर्स भले ही प्रेजेंट है नेचर में, बट विदाउट एक्सट्रैक्शन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। सेकेंड वन है बच्चे इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है बच्चे कि यू नीड सम मनी टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज। अगर वो मनी बहुत ज्यादा है जो आप उसको एक्सट्रैक्ट करने में लगा रहे हो और रिसोर्स की वैल्यू इतनी नहीं है, तो दैट डज नॉट वर्थ। तो वो रिसोर्स रिसोर्स नहीं कहलाएगा। लास्ट है बच्चे कल्चरली एक्सेप्टेबल। बेटा बहुत सारी कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी हमारे लिए यूटिलाइजेशन होती है, बट सपोज करो कोई प्लांट है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, ना ही उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है, तो उसको ह्यूमन बींग्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स इट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। दस तो रिसोर्स के डिफाइन हो गए बच्चे एनीथिंग जो आप नेचर से डिराइव करते हो, वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और साथ में 3 थिंग्स आर प्रोवाइडेड। वो क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब बच्चे अगर हम रिसोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कन्वर्जन की बात करें, हाउ रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स, तो ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। बेटा ह्यूमन बीइंग्स के बिना हम किसी भी रिसोर्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइम। Resources are extracted from the nature, but the technology and institutions both are provided by the human beings. Only then a resource is converted into a usable product. Bachche, now we will talk about a classification of resources, a chart given in your NCERT, though it doesn't come in your exam, but it's given into the NCERT, so we will talk about it. How resources are classified? Bachche, resources are classified mainly into two parts, natural and human resources. First, we will talk about natural resources. Natural resources are those resources which are derived from the nature. Natural resources are further divided into two parts, renewable resources and non-renewable resources. Which are renewable resources are those which can be renewed, which can be made again and again, and non-renewable resources are those resources which get exhausted because they take million of years for the formation, तो वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चे दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्टिन्यूस एंड बायोलॉजिकल। अब बच्चे कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज को समझते हैं। कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो कि हमसे सन से मिलती है। अब बच्चे सन सोलर एनर्जी हमें प्रोवाइड लगातार करता ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगी, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस रिसोर्स। Now we will talk about biological resource, but a biological resource वो रिसोर्स होते हैं जो कि आप कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस तो अवेलेबल होंगे, बट वो ही सेम चीज हमें अवेलेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अ प्लांट, वो प्लांट मे बी इट विल लिव फॉर 100 of years, but after that it will be replaced by some other plant. Those come under biological. It examples are natural vegetation and wildlife. Now we will talk about the human resources. बच्चे human resources, human made resources, और human resources are further divided into two parts, that are structures and institutions which are made by the humans only for converting the resource into usable form, and quantity and quality must also be known to so that a resource can be converted into usable form.
Now we will talk about the बच्चे types of resources on some of the basis. बच्चे पहले इनकी defines भी आती थी, अब defines नहीं आती. You should know only the basis and the type of resource. अब बच्चे सबसे पहले है origin. Origin के basis पे आपके resources दो part में divided है, biotic resources and abiotic. Biotic resources are the living resources and abiotic resources are the non-living resources. Then on the basis of exhaustibility, resources are divided into two parts, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources अभी बताया मैंने, that can be renewed, दोबारा से new बना सकते हो, renewed again and again can be formed, but non-renewable get exhausted. On the basis of ownership, बच्चे resources are divided into four parts. First one is individual, that belongs to a particular person. Community, that belongs to a particular community. National resources, the resources of our country. Suppose river Ganga is in our country, तो जितना भी water है from the river Ganga, it belongs to our country. It is our national resource. Then we will talk about international. There are so many seas. और सी की बाउंड्री सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं होती, इट बिलोंग्स टू सो मेनी कंट्रीज, तो दैट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स. Now we will talk about the types of resources on the basis of status of development. First one is your potential, means the resources are known but we do not have the potential to extract them, या we do not have the technology. Stock, बच्चे स्टॉक पोटेंशियल तो है, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, पोटेंशियल तो है उनके अंदर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, बट ह्यूमन बीइंग्स के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज प्रेजेंट, और अगर इफ वाटर कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप बच्चे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हो बाय सेपरेटिंग द वाटर, बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू गेट द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन स्प्लिटेड फ्रॉम द वाटर. नाउ द लास्ट वन इज योर रिजर्व. बट रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक. स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम रिसोर्सेज को क्या कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए, बट रिजर्व में वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द पोटेंशियल, but we are not utilizing it to the fullest. बच्चे टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करने के बाद अब हम देखेंगे कि आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. बच्चे पहले पढ़ाया जाता था कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, बट इट्स नॉट ट्रू. व्हाई इट इज नॉट ट्रू? रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स क्यों नहीं है बच्चे नेचर के? बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द नेचर. नेचर से एक्सट्रैक्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए. और उसके बाद जब हमें रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब भी हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एंड इट नीड मनी. तो देयरफॉर दे आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स. अब बच्चे डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो हमें पता है. इंपॉर्टेंट क्यों है? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी, और फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. अब बच्चे प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज रेकलेसली, इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. Now we will talk about the three problems. Number one is the depletion of the resources. बच्चे depletion of resources का मतलब क्या होता है? resources को indiscriminately हम अपनी greediness के लिए यूज करते जा रहे हैं, जिससे कि resources क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. बेटा resources को millions of years लगते हैं दोबारा बनने में, और जब resources को इतना टाइम लगेगा दोबारा बनने में, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. बेटा एक्यूमुलेशन होता है कलेक्शन. अब हमारे इंडिया में बच्चे कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं. जो अमीर लोग हैं बेटा वो रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं, और फिर जो गरीब लोग हैं वो रिसोर्सेज खरीद ही नहीं पाते या रिसोर्सेज नहीं ले पाते, और उसकी वजह से जो गैप है बच्चे बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो बढ़ता हुआ चला जाता है. अब बच्चे
रिसोर्सेस को रेकलेसली यूज करने की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने की वजह से रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड देयर आर फोर मेन प्रॉब्लम्स दैट आर कोज्ड ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेशन या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। नंबर वन इज ग्लोबल वार्मिंग। बेटा फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है and it led to the global warming. सेकेंड है बच्चे ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर होता क्या है बच्चे, ओजोन लेयर इज अ लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। बच्चे सन की बहुत ही हार्मफुल रेज है, अगर वो अर्थ तक पहुंचेगी तो इट कैन कोज स्किन कैंसर लाइक डिजीजेस। अब बच्चे पॉल्यूशन की वजह से, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन की वजह से वो जो ओजोन लेयर है धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ऑल्सो पॉल्यूशन तो आजकल पता ही है आपको कितना पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द रेकलेस या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड इज बिकमिंग वेस्ट और इट इज बिकमिंग अ बेडलैंड, मतलब फर्टाइल नहीं है लैंड। और these are the all four problems that are caused due to the reckless use of the resources. अब बच्चे देखो, जब प्रॉब्लम आई कि भाई हाँ रिसोर्सेस को रेकलेसली यूज नहीं करना चाहिए, तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ आर देयर सम मेथड्स जिससे कि हम इस चीज को रोक सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन अ कंट्री, तभी हमारा कंट्री इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देयर वर टू पॉइंट्स दैट वर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस। बेटा डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, होनी तो चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन इट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना, और दूसरा हमें इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेस को यूज नहीं करना, जिससे कि प्रेजेंट में तो हम उसको यूटिलाइज कर पाए, बट हम ध्यान में रखें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट ना कर दे, खत्म ना कर दे। अब बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेते हुए ही एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ। इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। बच्चे इट वाज हेल्ड इन 1992 इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। अब बेटे देखो, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स के लीडर्स थे जिसने इसमें हिस्सा लिया और इसके पार्ट बने, और उनका पर्पस यही था कि एनवायरमेंट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और साथ में ही सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही डेवलपमेंट होनी चाहिए हर कंट्री की एट द ग्लोबल लेवल। बच्चे इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो। अब बेटा हमने देखा कि जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ उसमें एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। अब थोड़ा सा एजेंडा 21 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एजेंडा 21 है क्या। बच्चे एजेंडा 21 वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज। आई टोल्ड यू कि 100 हेड्स ऑफ द स्टेट ज्वाइंड दिस अर्थ समिट, लेकिन इट वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज, मतलब कि उनको कंपल्शन नहीं था कि भाई इसे फॉलो करना ही करना है। What all measures were taken in Agenda 21 बच्चे? बेटा it was signed by the world leaders at United Nations Conference on Environment and Development। बच्चे UNCED की फुल फॉर्म भी हो जाती है, UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन एम ही था बेटा, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला कि भाई रिसोर्सेज क्या है, रेकलेस यूज करने की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। तो इसका मेन एम ही रखा गया कि हमें क्या करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे बच्चे वो थे एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, पॉवर्टी से कंट्रीज को निकालना, डिजीज फ्री करना, और हर कंट्री अपना एजेंडा 21 खुद ड्रॉ कर सकती थी, बट इट वाज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल द कंट्रीज। अब बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कहता है कि रिसोर्सेस को प्लान करके यूज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं पहुंचाना
और इसको हमें फर्दर फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी प्रिजर्व करके रखना है। अब बच्चे देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। बेटा देखो, इंडिया में 28 स्टेट्स है, लेकिन हर स्टेट में इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रिसोर्सेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर हम बात करें बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बच्चे ये डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में पड़ते हैं और डेक्कन प्लेट्यू का तुम लोगों को पता ही है, वो मिनरल्स की खान है। तो यहाँ पे दीज स्टेट्स आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपोजिट्स, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेलवे नहीं है प्रॉपर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो रिच है वाटर रिसोर्स में, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। राजस्थान में बेटा विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, सोलर एनर्जी। राजस्थान में इतनी ज्यादा धूप होती है कि विंड एंड सोलर एनर्जी एविडेंटली है वहां पे, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। अब बात करें अगर हम लद्दाख की, तो वहां का कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन वाटर, मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां के भी डेवलप्ड नहीं है। तो बच्चे जरूरत पड़ी कि रिसोर्स को क्या किया जाए, प्लान करके यूज किया जाए। अब प्लान करके यूज कैसे किया जाए, अब उसके लिए क्या बनाई गई, एक रिसोर्स प्लानिंग। बेटा जैसे ही इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, तो आपको भी क्या बनानी पड़ेगी, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू हैव, फिर एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ हाउ यू विल कंप्लीट द होल सिलेबस विद इन द टाइम पीरियड। तो बेटा इन द सेम मैनर रिसोर्स प्लानिंग इज डन। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, बेटा पहचानना, देखना कि हमारे पास रिसोर्सेस प्रेजेंट कितने हैं, कितने रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। और इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे सर्वे करके हम देख सकते हैं कि कितने रिसोर्सेस प्रेजेंट है, मैपिंग की जा सकती है, या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं। उसके बाद बेटा जब हमने जान लिया कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, उसके बाद हमें एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप। पहले ही बताया बेटा मैंने, रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना काफी नहीं है। इफ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, और फिर उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप में हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। इन द सेकेंड स्टेप एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। प्लानिंग स्ट्रेटेजी में टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ऑल दीज थ्री थिंग्स हैव टू बी नीडेड। उसके बाद बच्चे यू विल मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट व्हाट यू डिड विद द नेशनल डेवलपमेंट, कि हाँ हमने जो प्लानिंग करी थी क्या ये नेशनल डेवलपमेंट के साथ मेजर कर रही है या नहीं कर रही है। बेटा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और उसके बाद हम डेमोक्रेटिक हुए, और इंडिया में जब पहला 5 ईयर प्लान बना, तब से ही रिसोर्स प्लानिंग को इंडिया के 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड किया गया। रिसोर्स प्लानिंग देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने ओवर 200 ईयर्स रूल किया। बेटा अगर सोचने वाली बात है कि हमारा कंट्री इतना बड़ा कंट्री है, 28 स्टेट्स है, एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट है, पॉपुलेटेड नंबर 1 है, तो क्या रीजन रहा कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, व्हाट वर द रीजन। बेटा ब्रिटिशर्स वर मेनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन आवर कंट्री। बेटा जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। बेटा ब्रिटिश जो नेशन है वहां पे रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, उनको अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, तो वो ऐसे कंट्रीज को जाके कॉलोनीज बनाने लग गए जहां से उनको रिसोर्सेज मिलते। तो इंडिया वाज वन अमंग देम। और इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल क्यों कर पाए, क्यों हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए। बेटा दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। We were not having the technology at that time, but Britishers were technologically developed at that time, which enabled them to make India their colony. अब बच्चे देखो फिर एक कॉन्सेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज को कंजर्व करना बच्चे, रिसोर्सेज को बचाना जरूरी क्यों है। बेटा देखो हम ह्यूमंस की ग्रीड खत्म तो होती नहीं है,
हमें जितना मिल जाए उतना ही हम और ज्यादा 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 यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ड्यू टू आवर इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, और एनवायरमेंट तो कितना डैमेज हो गया है वो आप सब लोगों को पता ही है। तो इन सब रीजंस की वजह से जरूरत पड़ी कि हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज को कंजर्व करें। अब बच्चे रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे हमारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। बेटा गांधी जी ने बोला देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीबडीज ग्रीड। बच्चे कि हमारे कंट्री में इतने रिसोर्सेज प्रेजेंट है कि अगर हम सोचे कि हमें हर किसी के नीड को, जरूरत को पूरा करना है तो हम उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट इनफ फॉर एनीबडीज ग्रीड। लेकिन अगर एक पर्सन भी है और अगर वो ग्रीडी है तो हम उसकी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, एंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रीडीनेस। अब बच्चे उन्होंने एक लाइन और बोली है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आ भी जाता है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। बेटा व्हाट डज मास प्रोडक्शन मीन? बट जो भी हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए बच्चे, तो हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, दे वर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड एट दैट टाइम। अब बच्चे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, दे ब्रॉट टेक्नोलॉजी टू आवर कंट्री, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में बनने स्टार्ट हो गए। और मशीन मेड प्रोडक्ट्स की वजह से क्या हुआ, जो हमारे कंट्री की हैंडलूम इंडस्ट्री थी या जो लोग हाथ से कारीगरी काम करते थे वो सब लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो गांधी जी ने बोला कि आई एम अगेंस्ट मास प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स। उनका मतलब था कि हमें थ्रू मशीन्स प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, and he favored production by masses. He wanted to employ the people present in our country. He does not want the technology to be used. He wanted कि जैसे चरखा है सूत काटने के लिए काम आता है, तो he wanted more and more people to be employed in our country so that they will not be poor and hunger will not be there in our country. अब बच्चे बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हुई जिन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कई सारे टेक्निक्स और बुक्स पब्लिश की गई बच्चे। उसमें सबसे पहले आता है ईयर 1968 में बच्चे क्लब ऑफ रोम, उन्होंने एडवोकेट किया, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बताया। 1974 में बेटा गांधी जी की फिलॉसफी को सचू माचर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रेजेंट किया। उसके बाद 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई बेटा, उनका भी मेन एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उन्होंने इसको अपनी बुक आवर कॉमन फ्यूचर में पब्लिश भी किया। लास्ट में बेटा 1992 में रियो डी जनेरियो अर्थ समिट हुआ बच्चे, और इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, 100 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था और इनका मेन एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। That's it with the chapter beta. In the next class we will talk about the land utilization and conservation. I hope you like the videos, but bachche I am covering each and every line of NCERT. I hope you will like it. Like, share and subscribe to the channel. Thank you.